सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर आया 11th जो क्लास है उसके भाई जो 11th क्लास के हिस्ट्री नामक जो सब्जेक्ट है भाई, इसके इंपॉर्टेंट जो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो बच्चों के आने वाले हैं, मिड टर्म के जो एग्जाम होने वाले हैं ना अभी जल्दी में, उसके भाई क्या है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो हम इस वाली वीडियो के माध्यम से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है भाई, तो चलिए आपकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या करता हूं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूं। तो चलिए भाई, पहला टॉपिक तो देखिए भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी टॉपिक हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्या है कि मेसोपोटामिया और उसकी भौगोलिक स्थिति। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि भाई मेसोपोटामिया जो है इसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। तो देखो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। इराक जो है भौगोलिक विविधता वाला देश है भाई, सिंपल सी बात है, इराक जो है वो भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसका अर्थ ये होता है कि जो इराक जो है ना उसमें कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर भाई समतल मैदान है, तो कहीं पर उबड़ खाबड़ एरिया है, तो कहीं पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं पर वर्षा होते ही नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से। तो पूर्व में जैसे कि हरे भरे पौधे हैं, ठीक है, और पर्वत की श्रृंखला है। पूरब में किसकी बात चल रही है अभी, ये पूरब की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल हैं, पर्याप्त बारिश होती है। उत्तर में क्या होता है, अब उत्तर की बात कर रहे हैं। उत्तर में ऊंची भूमि है, स्टेप यानी बड़े बड़े घास के मैदान हैं, ठीक। और यहाँ पर भाई पशुपालन भी किया जाता है। दजला की सहायक नदियां इराक के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए बहुत अच्छा परिवहन का मतलब होता है, आने जाने के लिए बहुत अच्छा परिवहन का साधन भी माना जाती हैं। अब दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण में रेगिस्तान है और इसी स्थान पर सबसे पहले नगर जो था वो नगर एवं लेखन की प्रणाली जो थी वो देखी गई थी। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद ना कई सारी धाराओं में जो होती है वो बट जाती है, और यह धाराएं जो होती है सिंचाई की नहर का काम करती थी। और यहाँ पर गेहूं जौ मटर के खेतों में जो है सिंचाई की जाती थी। तो ये है कुछ इस प्रकार का मेसोपोटामिया और उसकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है। इसके बारे में काफी ज्यादा आ जाता है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है। क्लियर है। अब अगला वाला देखते हैं, अगले में क्या बताया गया है, ठीक है। अब देखो अगला ये है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। भाई दक्षिण में जो मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया का नीचे का हिस्सा, अब भाई वहां पर मंदिर और राजा, इनकी वजह से किस प्रकार से शहर जो थे वो बनना स्टार्ट हुए, है ना। किस प्रकार से मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी और सभ्यता से शहर की ओर वो बढ़ी। तो देखो लगभग 5000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह जो होते हैं उनके जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है और उनके जन्म के बाद को ईसवी कहा जाता है, से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का जो था वो विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ऐसी थी जो प्राचीन नगर बन गई थी। मुख्य तौर पर यहाँ पर जो था पूरा का पूरा हिस्सा जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था मंदिर, दूसरा था मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक। तीसरा जो था शाही शहर जहाँ पर राजा रहता था। और बाहर से आने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों ने अपने गांव में भाई क्या किया था, कुछ ऐसी चीजें बनवाई थी। क्या किया था, यहाँ से थोड़ा धुंधला, हाँ, कुछ चुने हुए स्थानों पर भाई क्या था, मंदिर बनवा लिए थे। और फिर भाई क्या हुआ, इसी प्रकार से मंदिर जो थे वो स्टार्ट हो गए बनना। देखो क्या हुआ, अब समझाता हूँ आपको। शुरुआत में जो लोग जो थे वो लगभग 500 ईसा पूर्व लगभग पहले यहाँ पर क्या था, मेसोपोटामिया में बस्ती बस्ती यानी छोटे मोटे घर जो थे एक साथ लोग रहना स्टार्ट कर दिए स्थायी रूप से एक जगह। लेकिन फिर भाई क्या हुआ, यहीं पर फिर भाई लोगों ने उपासना करना भी स्टार्ट की धीरे धीरे। वो अपने एक भगवान को भी मानने लगे और उन्होंने पूजना भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से फिर वहां पर मंदिर भी बना। तो ये चीजें जो थी चल रही थी। क्लियर है। तो ये कुछ इस प्रकार से था। अब अगला वाला ये देखिए भाई, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये है क्या। अब इसको समझिए ये है क्या असल में। देखो प्रथम सम्राट था, उसका नाम था ऑगस्टस। क्या नाम था, ऑगस्टस ने भाई क्या किया था, 27 ईसा पूर्व जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा गया था, ठीक। वैसे तो राजा जो था बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था, सत्ता का असली मालिक भी राजा ही था, लेकिन ये कल्पना, कल्पना का मतलब ऐसा सोच था कि भाई राजा जो है एक प्रमुख नागरिक ही है ना, यानी भाई राजा के पास शक्ति तो ज्यादा होती थी और वही वास्तविकता में शक्ति का मालिक भी था। लेकिन राजा ने कुछ इस प्रकार की सोच बना रखी थी कि वो सिर्फ एक आम नागरिक है, लोगों में ऐसी बातें थी, ठीक। ऐसा सेनेट को सम्मान देने के लिए राजा करता था।
सेनेट एक संस्था होती थी, इसका सत्ता पर पूरा का पूरा कंट्रोल रहता था। ठीक, अब सेनेट क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। सैनिक गणतंत्र एक व्यवस्था थी या फिर एक संस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट के पास होती है। सेनेट में धनवान लोग यानी अमीर परिवार के लोग होते थे या फिर बड़े-बड़े शाही परिवार के लोग इसके अंदर होते थे। इन्हें अभिजात भी कहा जाता है। गणतंत्र जो था लगभग 509 बीसी यानी ईसा पूर्व से 27 बीसी तक जो था चला था। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी। अगर एक बार कोई सेनेट बन जाए ना, तो वो सारी उम्र जब तक कि वो मर नहीं जाता था, तब तक वो सेनेट ही रहता था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो था चीजें चलती थी। अब भाई और क्या है, और देखते हैं अब अगला वाला जो टॉपिक है। ये वाला टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तीसरी शताब्दी का संकट बताइए क्या है। तो देखते हैं भाई तीसरी शताब्दी का जो संकट है वो क्या है। तो इस टाइम पर पहली और दूसरी भाई, पहली क्या नाम है, तीसरी शताब्दी पढ़ रहे हैं ना, तो पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी, इसमें बहुत ज्यादा शांति रही थी। आर्थिक यानी रुपए पैसे खूब कमाए। लेकिन तीसरी शताब्दी में तनावपूर्ण सामने आया। तनाव का मतलब होता है थोड़े बहुत लड़ाई झगड़ा। 230 ईस्वी में साम्राज्य कई सारी समस्याओं से भर गया था। ईरान में 225 के या फिर 225 ईस्वी में एक अधिक आक्रामक वंश जो था वो सामने आया और उस वंश का नाम था ससानी वंश। यानी एक वंश सामने आया, उस वंश का नाम था ससानी। 15 वर्ष के समय में या 15 वर्ष के भीतर ही भीतर तेजी से फरात नदी की दिशा जो थी वो फैला था। यानी फरात जो नदी है ना, फरात नदी आप देख सकते हो कि एशिया महाद्वीप तक ही है। तो भाई ये साम्राज्य यानी ससानी जो साम्राज्य जो था, ये ससानी जो साम्राज्य जो था ये फरात नदी के किनारे पर ही फैला था। एक समृद्ध शिलालेख उसमें लिखा था, एक शिलालेख था। शिलालेख का मतलब होता है जो शिला यानी चट्टानों पर लिखा जाता है। उसमें लिखा था कि ईरान के शासक शापुर प्रथम ने यह दावा किया था कि रोमन साम्राज्य के 60,000 रोमन सैनिकों या 60,000 की सेना को मार गिराया है। रोम की राजधानी जिसका नाम था एटिओप, इस पर कब्जा भी कर लिया गया था। 233 से 280 की समय समय का मतलब अवधि जो था बहुत ज्यादा तनावपूर्ण यानी लड़ाई झगड़े का रहा था। इस अवधि में रोमन साम्राज्य की कई सारी प्रजा बार बार उस पर आक्रमण हुए। रोमन साम्राज्य जो था वहां पर बस्तियों को क्षेत्र जो थे, वहां जो रोमन वासी जो थे उन वासियों को क्षेत्र जो था वो छोड़कर मजबूरन दूसरी जगह जाना पड़ा था। तो ये चीजें हुई थी। इस अवधि को ही तनावपूर्ण कहा गया था या फिर तीसरी शताब्दी का संकट जो था वो कहा गया था। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसमें बताया गया है। अब अगला वाला पेज देखते हैं, अगले वाले में क्या बताया गया है। हाँ, अब अगला ये वाला टॉपिक है, देखते हैं ये क्या है। ये भाई श्रमिकों पर नियंत्रण, यानी जो श्रमिक होते थे, जो दास होते थे, उन पर किस प्रकार से कंट्रोल रखा जाता था। तो देखो, भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व दोनों क्षेत्रों में दास प्रथा बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद थी। उन दिनों दास को पूंजी निवेश, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता था। उच्च वर्ग के लोग जो थे वो दासों के प्रति क्रूरता का मतलब होता है बहुत गंदा ज्यादा व्यवहार रखते थे, गंदा व्यवहार। दूसरी तरफ साधारण लोग होते थे और दासों से बहुत ज्यादा हमदर्दी भी रखते थे। साधारण लोग दासों से बहुत ज्यादा हमदर्दी रखते थे। ठीक है, लेकिन जो अमीर लोग थे वो उनके साथ गंदा व्यवहार करते थे, क्रूरता का। दूसरी तरफ साधारण लोग हमदर्दी का व्यवहार रखते थे। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित हुई तो भाई क्या हो गया, साथ साथ लड़ाई झगड़े कम भी हो गए थे। दासों की आपूर्ति, दासों की आपूर्ति में भाई क्या हुआ था, कमी आने लगी थी। ऐसे में दास प्रजनन, प्रजनन का मतलब होता है सेक्स भाई। जब दासों का क्या होगा, सेक्स कराया जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, और भी उनके बच्चे पैदा होंगे जिसकी वजह से वो भी दास बन जाएंगे, है ना। तो फिर इस टाइम पर भाई क्या हुआ, दास को दास प्रजनन पर जोर दिया गया। और भाई वेतन, वेतन भोगी मजदूर जो थे इस टाइम पर सामने आए। वेतन भोगी का मतलब क्या होता है, ऐसे मजदूर जो एक दिन की दिहाड़ी पर काम करते हो, एक दिन का रुपया ले लेते हैं। जैसे एक दिन का भाई हम लेते हैं 50 रुपए मान लो, तो भाई ये पूरे दिन काम करेंगे, 50 रुपए लेंगे और फिर चले जाएंगे, ये नौकर नहीं होंगे किसी के। तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, वेतन भोगी मजदूर ये सस्ते भी होते थे और उन्हें जो था आसानी से छोड़ा भी जा सकता था। लेकिन जो गुलाम होते थे, जो दास होते थे, अगर एक बार उनको ले लो तो उनको वर्ष भर भोजन देना पड़ता था। श्रम प्रबंधन किया भी जाता था, उनका ध्यान भी रखा जाता था। और उनकी मजदूरी दास सॉरी दास काम चोरी ना करे इस पर भी नजर रखने पड़ती थी। ये था। लेकिन दिहाड़ी मजदूर के साथ ऐसा नहीं होता। दिहाड़ी मजदूर अपना दिहाड़ी के हिसाब से काम करता है पूरा एक दिन और चला जाएगा।
दासों को समूहों में बांटकर जो था उनसे काम करवाया जाता था। दासों के पैरों में जंजीरें बांध दी जाती थी। ठीक, यह दास बहुत ही ज़्यादा क्रूर तरीका दास यह बहुत ही क्रूर तरीका था कि भाई उनके हाथों में जंजीरें डाल दी, पैरों में भी जंजीरें डाल दी, कुछ इस प्रकार से। 398 एक कानून आया था और यह जो था इसमें कहा गया था कि कामगारों यानी मजदूरों को ये दागा जाता था इसमें, ताकि उन्हें पहचाना जा सके। मजदूर जो होते थे उनको दाग दिया जाता था पीठ से। क्यों? क्यों? ताकि उनको पहचाना जा सके। कहीं ये अगर ये कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी भाग जाए तो पहचाना जा सके कि हाँ भाई ये हमारा ही मजदूर है और इसको पकड़ के वापस लाया जा सके। इसलिए उनके पीठ पर दाग दिया जाता था। अब अगला टॉपिक है चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था। अब ये क्या है? इसको भी समझते हैं। तो देखो क्या है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी चंगेज खान की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चंगेज खान ही एक महान शासक था। इससे पहले भी कई सारे महान शासक आए, किंतु वह आपसी लड़ाई, कबीले की आपसी जो लड़ाई जो थी उसको समाप्ति नहीं कर पाए। आपसी लड़ाई के कारण भाई कबीले में जो था वो क्या रहा था, विकास नहीं कर पाता था कबीला। ठीक, और इसके कई सारे पोते भी थे, किंतु चंगेज खान ने कबीलों की आपसी लड़ाई सॉरी नहीं पाते थे, किंतु चंगेज खान ने क्या किया था, पोते नहीं थे सॉरी, वो लड़ाई शांत नहीं कर पाते थे लोगों की, जिसके कारण गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता था। लेकिन चंगेज खान ने इनकी लड़ाई जो थी उसको समाप्त कर दिया था और कबीलों को जो था उसने क्या किया था, अपने कब्जे में ले लिया था। इससे अपने कबीले का विस्तार भी कर दिया और चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी इसी व्यवस्था को अपनाया गया था जो कि चंगेज खान ने रखी थी। अब देखो क्या था, चंगेज खान देख सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल रहा। चंगेज खान इकलौता महान शासक नहीं था, इससे पहले भी काफी आए थे। बस फर्क इतना था कि उन्होंने कबीलों की आपस की लड़ाई नहीं सुलझा पाई, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई रही और उसका शासक जो था लंबे टाइम तक नहीं टिक पाया था। लेकिन फिर भाई क्या हुआ कि जब चंगेज खान आया तो चंगेज खान ने भाई क्या किया, इनकी कबीलों के बीच की आपसी जो लड़ाई जो थी उसको सॉल्व कर दिया था, जिसकी वजह से चंगेज खान जो था इस ये काफी ज्यादा अपने साम्राज्य को बड़ा कर पाया था। तो ये चीजें रही थी। अब अगला अगला वाला टॉपिक है मैनर की जागीर। मैनर की जागीर का मतलब क्या होता है? मैनर का मतलब होता है जो सामंत लोग होते हैं। सामंत का मतलब है, आपने 9th क्लास में भाई पढ़ा होगा, प्रथम स्टेट, ठीक है, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इन 3 स्टेट के बारे में बताया गया है। तो जो द्वितीय स्टेट आते थे उनमें आते थे भाई अभिजात लोग। कौन आते थे? अभिजात। सॉरी ये यहाँ से कुछ हो गया है, हाँ अब सही है। हाँ अब ठीक है। अभिजात, अभिजात लोग आते थे भाई। ये कौन लोग थे? ये भाई अमीर लोग होते थे, इन्हें कुलीन भी बोला जाता है। तो इन्हीं की जो घर होते थे ना, उन घर को ही बोला जाता है मैनर। तो मैनर की जागीर यानी मैनर यानी जो जो सामंत होते थे या अभिजात होते थे उनके बड़े बड़े जो घर होते थे वो उनकी जागीर है। ठीक है। अब लॉर्ड, इन्हें लॉर्ड भी कहा जाता है। लॉर्ड के पास अपने खुद के मैनर का मतलब होता है भवन, बड़े बड़े घर। और वह गांव पर बड़ी बड़ी क्या होते थे, वह गांव पर नियंत्रण भी रखता था। कौन? लॉर्ड। कई लोग तो उनको गांव के मालिक भाई कई बार तो ये लोग जो थे ये पूरे के पूरे गांव के ही मालिक होते थे, क्योंकि किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में लगभग 50 से 60 परिवार हो सकते थे। रोजाना उपभोग में काम आने वाली सारी की सारी वस्तुएं जागीर के अंदर ही मिल जाती थी। अनाज और अनाज खेतों में उपयोग सॉरी उगाया जाता था और लोहार और बढ़ई जो होता था, लोहार और बढ़ई सॉरी बढ़ई बढ़ई जो था लॉर्ड के औजार की देखभाल करते थे और हथियार जो थे इनको बनाया किया करते थे, मरम्मत करते थे। जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करता था और जो था औरतें जो थी वो बस्तर बनाती थी। बच्चे लॉर्ड की मदिरा मदिरा यानी दारू बनाने का काम करते थे। और जागीरों में बड़े और घने जंगल भी होते थे। लॉर्ड शिकार पर भी जाते थे और लॉर्ड जो थे शिकार को शौक मानते थे कि हाँ भाई ये तो हमारा शौक है बस एक तरीके का। तो कुछ इस प्रकार से ये सारा का सारा काम किया करते थे। और यहाँ पर जो था क्या होता था, यहाँ पर चारागाह होते थे जहाँ उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहां पर एक चर्च सुरक्षा के लिए दुर्ग होता था। 13वीं सदी से कुछ दुर्ग को जो था वो बड़ा बनाया गया। और भाई क्या हुआ, नाइट के परिवार
का निवास जो था स्थान वो बन गया भाई, नाइट के परिवार का निवास स्थान भी दुर्ग ही बन गया था, क्योंकि नाइट का मतलब ही, नाइट जो थे ये लड़ने का ही काम करते थे। इंग्लैंड में नाइट जो था, सॉरी इसको एक बार सही से देख लेता हूँ। इंग्लैंड में नॉर्मन नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई भी जानकारी नहीं थी। नॉर्मन विजय जो हुई थी, ये भी एक विजय है, विजय यानी जीत हुई थी। उस जीत से पहले कोई नाइट को जानता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के, सॉरी, मैनर की जागीर, ये भी आ गया मैनर की जागीर। ये गलती से ना यहाँ पर जो है ये टॉपिक भाई क्लियर हो गया है, तो ये यहीं तक था। ठीक है, ये गलती से मैंने 2 ले लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका यहीं पर जो है ये वाला जो चैप्टर, जो सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन जो थे, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग भाई इस वाली वीडियो को देख करके कॉपी में जरूर लिख लें, ताकि भाई क्या हो सके, आप इनको अच्छी तरीके से करके आ सकें और अपने पेपर को अच्छे से कर सकें। क्लियर है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय श्री राम।